हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्वेश्चंस को या कंसेप्ट्स को जनरली देखेंगे। ठीक है, तो कुछ वीडियोस के थ्रू हम लोगों ने MCQs को कवर किया हुआ है। आज बेसिकली कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, इससे जनरली 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट देखेंगे, पोल साइंस के जो नेट का पेपर होता है उसमें, तो बेसिकली 10-12 टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेचर से पूछा जा सकता है, स्कोप से पूछा जा सकता है, इवोल्यूशन से पूछा जा सकता है, एल्टन मायो, ठीक है, टेलर, इन सब जो बेसिक चीज़ें हैं, इवोल्यूशन कैसे होता है वो भी देख लेंगे। और फिर जो अलग अलग थ्योरीज़ हैं, क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है, पब्लिक अप्रोच, ठीक है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ये मुझे लगता है 2 या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज ये मेरे बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिक चीज़ हमें क्या जाननी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि इनके फादर कौन है, किनके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर के रूप में किनको जाना जाता है। तो वुड्रो विल्सन। ठीक है, एक सेकेंड, वुड्रो विल्सन। ठीक है, ये नाम याद रखना है, ये पता होगा आप लोगों को। इसके अलावा इन्होंने 1887 में एक ऐसे लिखा था, ये याद रख लीजिएगा। ऐसे का नाम था द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। आगे देखते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखते हैं नेचर। ठीक है, नेचर ऑफ पब्लिक के बारे में दोस्तों ये थोड़ा ये भूल जाइए, ये थोड़ा अलग से लिखा है, ये पुराना वाला ही रह गया। ठीक है, तो नेचर ऑफ पब्लिक के बारे में कुछ देखते हैं हम लोग। तो जनरली नेचर ऑफ पब्लिक को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक तो हो जाता है इंटीग्रल व्यू, जिसको कहते हैं इंटीग्रल व्यू, ठीक, और एक हो जाता है मैनेजरियल व्यू। और इन दोनों से सवाल रहते हैं, तो इन सबको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वाइट पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, इंटीग्रल व्यू की बात करें, इंटीग्रल व्यू की बात करें, ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें क्या जानना चाहिए कि इसमें कहा जाता है इंटीग्रल में कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सभी एक्टिविटीज़ का सम है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। ठीक है, ये इसका मतलब होता है इंटीग्रल व्यू में, जिसमें इसमें मैनुअल भी आ जाएगा। ठीक है, मैनुअल आ गया, फिर क्लरिकल वर्क आ जाएगा, फिर मैनेजरियल वर्क आ जाएगा, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब इंटीग्रल व्यू के सपोर्टर्स कौन कौन हैं, 2 नाम याद रखिएगा। एक तो हेनरी फयोल, ठीक, और एक हैं LD वाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और मैनेजरियल व्यू की बात करते हैं हम लोग, एक सेकेंड, मैनेजरियल व्यू, इसके बारे में आपको ये जानना है कि इसमें सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आती हैं। ठीक है, मैनेजरियल एक्टिविटीज़। ठीक, तो 2 व्यू हैं, 2 नेचर में हम लोग 2 चीज़ पढ़ते हैं, एक इंटीग्रल व्यू, एक मैनेजरियल व्यू। इंटीग्रल व्यू में एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता है कि इसमें हर एक एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, मैनुअल, क्लरिकल, मैनेजरियल सब। और सपोर्टर्स में कौन कौन है, हेनरी फयोल और LD वाइट। ठीक है, उसके बाद मैनेजरियल व्यू की बात करें तो इसमें सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आती हैं। ठीक है, और इनके सपोर्टर में कौन कौन है, तो सपोर्टर के नाम लिख लीजिए, यहाँ से सवाल रहता है। गुलिक, ठीक है, इसके अलावा हर्बर्ट साइमन। ठीक है, तो ये 2 नाम याद रखिए। अगला चीज़ हम लोग स्कोप के बारे में देखेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, तो स्कोप से संबंधित कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो स्कोप के बारे में जनरली ये याद रखिएगा, एक सेकेंड। ठीक है, तो स्कोप के बारे में यहाँ पे हम लोग पोस्ट स्कोप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, और इसका सब फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग।
ठीक है। और ये पोस्टकॉप थ्योरी किनके द्वारा दिया गया, तो लूथर गुलिक के द्वारा। ये याद रखना है आप लोगों को, जिन्होंने बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ा वो यहाँ से आप समझ जाएंगे, ठीक है। और एज अ डिसिप्लिन की बात करें, स्कोप क्या होगा, तो पहला तो पोस्टकॉप थ्योरी होगा और दूसरा, एक सेकेंड, एज अ डिसिप्लिन में दो चीज़ें आएंगी, एक पोस्टकॉप थ्योरी और दूसरा जो आएगा वो सब्जेक्ट मैटर व्यू कहलाता है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर व्यू, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि ये सभी चीज़ों में कॉमन नहीं होगा, ठीक है। जैसे पोस्टकॉप व्यू जो हम लोग पढ़े, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन होगा, ठीक है, कॉमन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन होगा ये पोस्टकॉप व्यू, ठीक है। और जो दूसरा इनका व्यू है स्कोप में, सब्जेक्ट मैटर व्यू, ये क्या होगा, ये सभी में कॉमन नहीं रहेगा, इसका स्पेशल सब्जेक्ट मैटर रहेगा, ठीक है, स्पेशल सब्जेक्ट मैटर रहेगा, बस ये चीज़ याद रखिएगा। अभी डिटेल में इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे और आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, जो नहीं देखे हैं वो थोड़ा बहुत देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें कंपैरेटिव मेथड को भी अडॉप्ट किया गया ताकि डेवलप किया जाए पॉल साइंस को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो याद रखिएगा कंपैरेटिव मेथड का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को में साइंस का इस्तेमाल किया जाए। अगला चीज़ हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए इवोल्यूशन से संबंधित बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, तो इवोल्यूशन के बारे में ये जानिए कि एक है निकोलस हेनरी करके, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा इसमें, निकोलस हेनरी, ठीक है। इनके द्वारा 5 पैराडिम दिया गया, पैराडिम शिफ्ट होता है ना, तो 5 प्रकार के पैराडिम के बारे में इन्होंने बताया जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और वो या तो लोकस हो सकता है या फिर फोकस हो सकता है, ठीक है। तो निकोलस हेनरी ने डेवलप्ड किया 5 पैराडिम को इवोल्यूशन को लेकर के, जो जिसके अनुसार या तो लोकस हो सकता है या तो फोकस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकस का क्या मतलब होता है, ये देखिए, लोकस का यहाँ कहने का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल, इसका मतलब वेयर ऑफ द फील्ड कहा जाता है, मतलब कहाँ पे, ठीक है, वेयर ऑफ द फील्ड इसको कहा जाता है। और ये इसमें क्या चीज़ें आ जाएगी, इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। और फोकस में क्या आएगा, तो देखिए फोकस में स्पेशलाइज्ड आ जाते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड। और इसमें जैसे वेयर ऑफ द फील्ड था तो इसमें आ जाएगा व्हाट ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनमें, याद रखिएगा, लोकस में और फोकस में, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को, लोकस और फोकस के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ मैं एक वाइट पेज लेके बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए इन्होंने 5 पैराडिम के बारे में बताया। तो पहला पैराडिम क्या है, ठीक है, फर्स्ट पैराडिम, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट पैराडिम। इसमें इन्होंने बताया पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी के बारे में, डाइकोटॉमी के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। और यह इनका जो टाइमलाइन दिया गया, ठीक है, ये बताया गया 1887 से लेके 1887 से लेके 1926 तक। ये पूछा जाता है, मैच करने के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये लोकस में आएगा, ठीक है, वेयर ऑफ द फील्ड वाला जो हम लोग डिस्कस किए। तो फर्स्ट पैराडिम पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी वाला सिचुएशन था। इसमें गुडनाउ को याद रखिएगा, इनका नाम गुडनाउ एक अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक बहुत बड़े नामी हैं। तो ये इनको कहा गया फादर ऑफ अमेरिकन पबेड, ठीक है, फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सवाल यदि पूछा जाए कि किन को फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, तो गुडनाउ को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। दूसरा पैराडिम हम लोग देखते हैं, ठीक है, पैराडिम 2, पैराडिम सेकंड, ठीक है, सेकंड पैराडिम। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात होती है, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात होती है। और यहाँ पे
टाइमलाइन जो इसका होगा 1887 से 1926 तक हम लोगों ने देखा, इसका जो टाइमलाइन होगा वो 1927 से लेके, ठीक है, 37 तक होगा और ये फोकस कहलाएगा। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है। इस टाइमलाइन में बोला जाता है, ठीक है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये गोल्डन एरा था। ठीक है, तो गोल्डन एरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाए तो याद रखिएगा इस टाइमलाइन को होगा। ठीक है, और इसमें अधिकतर प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा एक कहा जाता है पीरियड, यहीं पे देख लेते हैं, पीरियड ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है, पीरियड ऑफ ऑर्थोडॉक्सी ये कब माना जाता है? ये पीरियड बिटवीन वॉर्स कहा जाता है। जो एक सेकेंड, पीरियड बिटवीन वॉर्स, जो युद्ध हो रहा था वर्ल्ड वॉर का, उसके बीच के ये समय को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और इसको जनरली कहा जाता है, ऐसे लिखते हैं, चैलेंज पीरियड फिर आता है हमारा, द चैलेंज पीरियड। ये टाइमलाइन है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने डिवाइड किया उस हिसाब से। ठीक है, ये 1938 से लेके 50 तक आएगा। ठीक है, ये 37 तक था प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर 38 टू लेके 50 तक होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके अलावा यहाँ पे एक जो नाम आपको याद रखना है वो है चेस्टर बर्नार्ड का, चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है, इनके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा कि इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम थी बुक का नाम था फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, यह बहुत फेमस बुक थी 1938 में। इन्होंने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड पैराडिम को देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए पैराडिम थर्ड अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 नंबर पे पैराडिम 3। ठीक है, ये सब निकोलस हेनरी के जो अनुसार है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस, इस फेज को कहा गया। ठीक है, और इनका जो टाइमलाइन था वो कब माना जाता है, 1950 से लेकर 70 तक माना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसको भी कहा गया, इसको जो इस पीरियड को कहा गया लोकस। ठीक है, तो लोकस कहा गया। और फिर फोर्थ पैराडिम हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए पैराडिम 4। ठीक है, इसमें हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और ये 1956 से लेके 70 तक इसके टाइमलाइन को देखा जाता है। ठीक है, और ये फोकस कहलाता है, तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग अल्टरनेटिव को सर्च करते हैं और मैनेजमेंट के रूप में पढ़ते हैं। फिर एक बोला जाता है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, इसका फेज क्या है, तो याद रखिएगा क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सी आइडेंटिटी है, इसके लेकर के क्राइसिस हुआ। तो ये पैराडिम 3 एंड पैराडिम 4 के बीच में आता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग मूव कर जाते हैं किसकी तरफ, पॉलिटिकल साइंस की तरफ एंड मैनेजमेंट की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा पैराडिम 3 और पैराडिम 4 के बीच में। देखिए पैराडिम 3 क्या है, 1950 से 70 और ये 1956 से 70, तो इसी के बीच के टाइमलाइन को क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी कहा गया। ठीक है, इसमें डिबेट होने लग गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग पॉलिटिकल साइंस माने कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग मैनेजमेंट माने। ठीक है, तो इसमें डिस्कस होने लग गया, तो यही आइडेंटिटी की क्राइसिस हो गई। ओके, तो ये याद रखिएगा आप लोग। और इन केस यदि टाइमलाइन पूछे भी तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला पैराडिम 5 के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, पैराडिम 5 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माना गया। ठीक है, पबेड एज पबेड। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आप लोग पता होगा तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा 1970 से लेके अभी तक प्रेजेंट तक। ठीक है,
तो हम लोग पबेड को एज अ पबेड पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी में फिर आता है आपका न्यू पबेड, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी आता है, मैनेजमेंट, ठीक। इसके अलावा आपका री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। अगली चीज़ हम लोग न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ पे डेवलप्ड हुआ, तो ये डेवलप्ड हुआ अमेरिकन सोसाइटी में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अमेरिकन सोसाइटी में ये डेवलप्ड हुआ, ठीक। और किस तरीके से राइज हुआ इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं राइज कैसे हुआ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें जनरली। पहला जो फैक्टर है उसको बोलते हैं हम लोग हनी रिपोर्ट, ठीक है। हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन, ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है। और ये 1967 में आया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा कारण क्या था राइज होने का, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, तो इसको याद रखिएगा, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, ठीक। तो ये हुआ था 1967 में, ठीक है, ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पबेड, ठीक है, कि किस प्रकार से थ्योरी होनी चाहिए और क्या इसका प्रैक्टिस में यूज़ है इसको लेकर के, ठीक है। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न क्या था राइज होने का, तो तीसरा रीज़न था मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, ठीक, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ये कब हुआ था 1968 में, ये सब याद रखना है, ठीक है। चौथा रीज़न था फ्रैंक मेरिनी ने एक किताब लिखी थी, ठीक है, तो उसकी किताब की वजह से भी हुआ ये। तो फ्रैंक मेरिनी की किताब आप लोग याद रखिएगा, जो बुक है इनका, बुक का नाम है टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और पूरा बात करें तो आगे है द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव, ठीक है, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। तो ये पूरा नाम है उनके बुक का, टुवर्ड्स अ न्यू पबेड द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। 1971 में इन्होंने ये किताब लिखी, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था। नेक्स्ट जो 5वां रीज़न है राइज होने का न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ड्वाइट वॉल्डो की एक किताब है। तो इस बुक को भी याद रखिए, ड्वाइट वॉल्डो की जो किताब है, ठीक है। इस किताब का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस, इन अ टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखना है, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। यदि आपने नहीं पढ़ा है कहीं से तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा बेसिक्स, ठीक है। तो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में हुआ, यहाँ पे 1968 में हुआ, ठीक है। और इसमें हम लोगों को क्या देखना चाहिए कि इसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है। तो इसका चेयरमैन ड्वाइट वॉल्डो, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी देखा, जो किताब लिखी इन्होंने, ड्वाइट वॉल्डो एंड फ्रैंक मेरिनी दोनों थे, ठीक है, मेरिनी, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया, चैलेंज्ड किया ऑर्थोडॉक्स पबेड को, जो ऑर्थोडॉक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसको चैलेंज किया, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज किया। और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे 4 थीम बताए गए, ठीक है। तो 4 थीम्स कौन कौन से हैं ये हमें जानना जरूरी है। पहला रेलेवेंस, ठीक है। दूसरा वैल्यूज़, तीसरा जो है वो है सोशल इक्विटी, चौथा क्या है, चेंज, ठीक है। तो ये 4 बेसिक थीम्स हैं, ठीक है, जो जनरली मेरिनी ने बताया, फ्रैंक मेरिनी ने, और इनका ज़्यादा ध्यान था रेलेवेंस पे,
ठीक है, तो याद रखना आप सभी। और एक पांचवा चीज भी जनरली ऐड किया जाता है, तो यदि 4 के अलावा यदि पांचवा पूछा जाए तो एक याद रखिएगा क्लाइंट फोकस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया। ठीक, और एक फिर दिया गया एंटी गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात होती है। तो किनके द्वारा दिया गया एंटी गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? एनपीए मीन्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये किनके द्वारा बताया गया? तो इनको बताने वाले थे, नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट टी गोलेम बीवेस्की। ठीक है, ये नाम है, इनके द्वारा एंटी गोल्स बताए गए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, तो इतना याद रखें। इसके अलावा ठीक है, आपको क्या बात याद रखनी है, फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो फीचर्स के बारे में जान लीजिए, फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या क्या हम लोग जानेंगे इसमें? एक तो चेंज और रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए चेंज एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, दूसरी चीज हमें जाननी चाहिए, रैशनैलिटी इसमें आया, रैशनैलिटी। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चरल चेंज आया, स्ट्रक्चरल चेंज। इन सब चीज़ों को फीचर्स बताया गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा जो पहला मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बारे में हम लोग देखा, पहला मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968, और उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब दूसरा मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस कब हुआ? ठीक है, तो सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ 1988 में। ठीक है, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस दूसरा, तो ये 1988 में हुआ, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे फोकस था किस पे? शॉर्ट टर्म गोल्स पे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस था। ठीक है, तो फोकस शॉर्ट टर्म गोल्स पे था। दूसरा चीज, इनके चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन का नाम याद कर लीजिए, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। ठीक है, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, इनका नाम याद रखिएगा, जो सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का राइज होता है। ठीक है, मैनेजमेंट आप लोग लिख लीजिएगा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एनपीएम जिसको बोलते हैं, उसका राइज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस दूसरा वाला। और थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तीसरा मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 2008 में। ठीक, तो ये इसको याद रखिएगा। और यहाँ हमें गुड गवर्नेंस देखने को मिलता है, ये कंसेप्ट राइज होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में पहला हुआ, इसके बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का राइज होता है। दूसरा मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है 1988 में, यहाँ पे एनपीएम का राइज होता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तीसरा मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2008 में, यहाँ पे गुड गवर्नेंस का राइज होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ याद रखिए। इसके चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन का नाम याद रखिएगा, रोजमेरी ओ लेरी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें हम लोगों ने, इसमें जनरली जो बात हुई उसमें कहा गया कि फोकस कीजिए रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर पे और रोल बैक ऑफ स्टेट को इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेना चाहिए वेलफेयर में। ठीक है, तो इन तीनों मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस को आपको याद रखना है, जो कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। अगला चीज़ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, इस कंसेप्ट के बारे में भी थोड़ा देखना पड़ेगा आप लोगों को। इसमें कैसे बर्थ होता है, बर्थ ऑफ एनपीएम। तो एक बुक आई थी, ठीक है, जिसका नाम था री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। ठीक है, इस बुक से माना जाता है कि इनका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का बर्थ होता है। ठीक है, इस बुक को लिखने वाले कौन थे? डेविड ऑसबॉर्न। ठीक है, एंड टेड गेबलर, इनका नाम याद रखिएगा। कब? 1992 में, 1992 में।
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें टर्म जो कॉइन किया गया, जो टर्म दिया गया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये किसके द्वारा बताया गया था टर्म? तो ये टर्म दिया गया था क्रिस्टोफर हुड के द्वारा। क्रिस्टोफर हुड, इसके बारे में भी थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, एनपीएम को क्या क्या कहा जाता है? एनपीएम को ऑल्सो कॉल्ड, लिख लीजिए, मैनेजीरियलिज्म कहा जाता है। ठीक है, मैनेजीरियलिज्म। इसके अलावा इसको कहा जाता है एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी कहा जाता है। फिर इसको मार्केट बेस्ड भी कहा जाता है। और थर्ड वे बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, थर्ड वे बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक। तो ये सब एनपीएम के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। कुछ बेसिक बातें और जान लेते हैं। ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में दो कंसेप्ट हैं। ठीक है, दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। क्या? एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कहा जाता है कि ये एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड विथ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, एक बात ये हो गई इसमें। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो कहता है कि बिजनेस मैनेजमेंट जो है, बिजनेस मैनेजमेंट ये अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है, अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस दो कंसेप्ट के हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा एनपीएम जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट में है। ठीक है, इट इज अगेंस्ट ब्यूरोक्रेसी। ठीक, और ये कहते हैं कि मार्केट को फंक्शन दो, गिव फंक्शन टू मार्केट। ठीक है, मार्केट पे सब चीज छोड़ दो, मार्केट को फंक्शन करने दो। अब दो पिलर्स हैं, ठीक है, एनपीएम के दो पिलर्स हैं एनपीएम के, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। कौन कौन? पहला पब्लिक चॉइस थ्योरी, पब्लिक चॉइस थ्योरी, और दूसरा बताइए न्यू टेलरिज्म। ठीक है, इनको माना जाता है कि ये दो पिलर्स हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा जानिए कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ एनपीएम के बारे में पूछा जाए कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, तो पहला लोकलाइजेशन। ठीक है, या जिसको डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा एक्सटर्नलाइजेशन कहा जाता है, एक्सटर्नलाइजेशन, जिसको नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज वो भी बोला जाता है, इनके द्वारा किया जाता है। और तीसरी चीज़ आती है डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो एट्रीब्यूट्स में आ जाएंगी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से संबंधित। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पब्लिक चॉइस थ्योरी, इनसे संबंधित कुछ बातें याद रखिए कि ये 1960s में आया। ठीक है, 1960 में आया, और ये कोइंसाइड करते हैं एनपीए के साथ। ठीक है, तो ये कोइंसाइड करते हैं एनपीए के साथ, एनपीए के साथ, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जहाँ पे एनपीएम लिखूंगा तो समझिएगा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जहाँ पे एनपीए लिखूंगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पब्लिक चॉइस थ्योरी किससे डील करते हैं? ये डील करते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म के पॉसिबिलिटी से। ठीक है, तो लिख लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं होनी चाहिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये डील्स करती हैं पॉसिबिलिटी ऑफ
इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म इन प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और पब्लिक चॉइस थ्योरी ने चैलेंज्ड किया किनको, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये चैलेंज्ड किया इन्होंने किसको, पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी को, पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी को चैलेंज किया। पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी में कहा जाता है कि पब्लिक सर्वेंट्स के पास अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता, ये कहता है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी कहता है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनके पास अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है कुछ, ठीक। लेकिन पब्लिक चॉइस थ्योरी जो है वो कंपटीशन लेके आते हैं पबेड में। तो पब्लिक चॉइस थ्योरी, ठीक है, इंट्रोड्यूसेस कंपटीशन, यहाँ पे लिखिए इंट्रोड्यूसेस कंपटीशन इन पबेड, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। अब पब्लिक चॉइस थ्योरी के कौन कौन से लोग थ्योरिस्ट हैं, कौन कौन लोग मानते हैं, तो इसके थ्योरिस्ट कौन कौन है, नाम लिख लीजिए। थ्योरिस्ट में पहला नाम जो थ्योरिस्ट हैं वो हैं गार्डन टुलॉक। पूछा जा सकता है कि किस कौन कौन थ्योरिस्ट हैं पब्लिक चॉइस थ्योरी के, तो गार्डन टुलॉक, एंथोनी डाउन्स, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। तीसरे में आ जाएंगे विलियम निस्कानेन, ठीक है, निस्कानेन। चौथे में आ जाएंगे आपके विंसेंट ऑस्टॉम, ठीक है। तो ये लोग पब्लिक चॉइस थ्योरी से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग इतना याद रखिएगा। अगली बात हम लोग देखते हैं क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित, ठीक है। तो क्या है क्रिटिकल थ्योरी, इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्रिटिकल थ्योरी क्रिटिक करते हैं किसको, क्रिटिक ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जितने भी लोग संस्थान हैं उनको ये क्रिटिक करते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। इसके अलावा ये कब ओरिजिनेट हुआ, तो इनलाइटमेंट पीरियड में, ठीक है, ओरिजिनेटेड, ठीक है, इन इनलाइटमेंट पीरियड, इनलाइटमेंट पीरियड, ठीक है, जब हो रहा था उस समय ये ओरिजिनेट हुआ। और इनको देखा जाता है फ्रैंकफर्ट स्कूल से एसोसिएट किया जाता है। तो याद रखिएगा क्रिटिकल थ्योरी को एसोसिएट किया जाता है फ्रैंकफर्ट स्कूल से, फ्रैंकफर्ट स्कूल से, तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। और फिर एक बात ये याद रखनी है कि यहाँ के इनके जो एक्सपोनेंट है, जो मेन बोलने वाले हैं क्रिटिकल थ्योरी के समर्थक हैं, वो हैं हेबरमास, ठीक। तो हेबरमास, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं किसको, इम्पोर्टेंस टू पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग संस्थान में काम करते हैं उनको ये ज़्यादा सब वो करते हैं। एक सेकंड, गिव इम्पोर्टेंस टू पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन देन फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर में और एक जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे, तो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में होंगे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये थ्योरी देती है, ठीक है। और इसके जो मेन एक्सपोनेंट है वो कौन है, तो वो हेबरमास है, ठीक है। तो इतना तक आप लोग याद रखिएगा, क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला कंसेप्ट हम लोग देखते हैं जो हमें पढ़ना है, वो है पब्लिक सर्विस अप्रोच, ठीक है। पब्लिक सर्विस अप्रोच के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे लिखता हूँ। पब्लिक सर्विस अप्रोच में एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिए, बुक द न्यू पब्लिक सर्विस, ठीक है, द न्यू पब्लिक सर्विस। और आगे है सर्विंग नॉट स्टीयरिंग, ठीक है। ये बुक किनके द्वारा लिखा गया, रॉबर्ट डेनहार्ट, रॉबर्ट डेनहार्ट, HART, हार्ट, एंड जेनेट
डेनहार्ट, इनके द्वारा ये किताब लिखा गया, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें मेन रोल जो है वो गवर्नमेंट को एज सर्विस बताते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का जो सेंट्रल रोल है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट रोल वो क्या है, सर्विस देना। ठीक है, तो याद रखिएगा पब्लिक चॉइस, हम लोगों ने देखा पब्लिक सर्विस अप्रोच, तो पब्लिक सर्विस अप्रोच के बारे में ये दो बातें याद रखिएगा। इनके एक बारे में एक बुक जो लिखा गया रॉबर्ट डेनहार्ट, जेनेट डेनहार्ट के द्वारा, और उसके बाद सेंट्रल इसमें रोल क्या है, सर्विस का, सर्विस को देना। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो की लेंथ लंबी होगी, इसलिए हम लोग अगले सेशन में इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत सारे